दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए कि एक देश जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जो खुद को लोकतंत्र की मां कहता है, जो खुद को लोकतंत्र की महतारी कहता है, उसी देश में अगर एक संस्था को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया जाए कि वो सरकार से सवाल पूछती थी, तो आप क्या कहेंगे? अगर एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाए कि वो सच बोलता था, तो आप क्या कहेंगे? अगर 100 लोगों की नौकरी इसलिए छीन ली जाए कि वो आम जनता की आवाज बनते थे, तो आप क्या कहेंगे? और अगर इन सब के बाद एक महिला जज इस पूरे सिस्टम का पर्दाफाश कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि अब उस जज का क्या हाल होने वाला है। आज की ये कहानी इतनी रोमांचक है, इतनी दिल दहला देने वाली है, इतनी चौंकाने वाली है कि सुनने के बाद आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या सच में हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं या कुछ और हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला करके रख देगी। तो दोस्तों, बात कुछ यूं है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक महिला जज हैं जिनका नाम है जस्टिस नीना बंसल कृष्णा। अब आप पूछेंगे कि इन महिला जज में ऐसा क्या है जो आज हम इनकी बात कर रहे हैं। तो साहब, बात यह है कि इन महिला जज ने एक ऐसा फैसला सुना दिया है जिसने सरकार के पूरे सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है। इन्होंने उस सिस्टम का पर्दाफाश कर दिया है जो पिछले कई सालों से एक मीडिया संस्थान को निशाना बनाया जा रहा था, एक चैनल को बर्बाद करने पर तुला हुआ था, जिसका नाम था न्यूज क्लिक। अब आप कहेंगे कि न्यूज क्लिक क्या है, तो रुकिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं। न्यूज क्लिक एक ऑनलाइन न्यूज चैनल था जिसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। इस चैनल पर देश के बड़े बड़े और जाने माने पत्रकार दिखते थे। हर महीने करोड़ों लोग इस चैनल को देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि यह चैनल बेबाक तरीके से सवाल पूछता था, सत्ता से सवाल पूछता था, सरकार से सवाल पूछता था। इस चैनल के पत्रकारों ने कभी सत्ता की दलाली नहीं की, कभी सरकार के सामने झुके नहीं, बल्कि हमेशा जनता की आवाज बने रहे। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस दौर में सत्ता को सिर्फ 2-4 सवाल ही पसंद आते हैं, जैसे कि आम काटकर खाते हैं या चूस कर, पर्स में पैसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप थकते क्यों नहीं। तो ऐसे सवाल पूछने वाले पत्रकारों को सरकार पुरस्कार देती है। उन्हें पद्म पुरस्कार मिलते हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन जो पत्रकार सच में सवाल पूछते हैं, उनके साथ क्या होता है, इसकी कहानी आपको आगे पता चलेगी। अब आते हैं असली कहानी पर। तो हुआ यह कि साल 2017 में दिसंबर के महीने में न्यूज क्लिक ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से एक सवाल पूछा, बहुत ही सीधा और सादा सवाल कि भाई, जो प्रिंट मीडिया के लिए विदेशी निवेश के नियम बनाए गए हैं, क्या वो ऑनलाइन न्यूज पब्लिकेशन पर भी लागू होंगे? लगभग 15 दिन बाद मोदी सरकार के मंत्रालय ने जवाब दिया कि नहीं, प्रिंट मीडिया के लिए जो भी FDI नियम हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होंगे। अब समझिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। किसी संस्थान ने खुद जाकर के सरकार से पूछा कि भाई, ये काम करना चाहता हूं, क्या ये कानूनी है? तो सरकार ने खुद जवाब दिया कि हाँ, ये कानूनी है। तो उस संस्था ने आगे का कदम उठाया। अब आगे की कहानी सुनिए। न्यूज क्लिक ने अपना शेयर वैल्यूएशन शुरू किया, फिर विदेशी निवेश की बात हुई। अमेरिकी की एक कंपनी से समझौता हुआ, करीब 45 लाख डॉलर का निवेश आना था, 3 किस्तों में आना था और बदले में न्यूज क्लिक के शेयर वहां जाने थे। अभी पहली ही किस्त आई थी कि अचानक मामला गड़बड़ होने लगा। अगस्त 2020 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने न्यूज क्लिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। धाराएं लगाई गई, IPC 406, 420 और 120B। सोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी। अब जरा देखिए कि यह शिकायत किसने की और कैसे की। यह शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी के माध्यम से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को भेजी गई थी। आरोप क्या लगाए गए थे कि न्यूज क्लिक ने विदेशी फंडिंग ली, अपने शेयरों को ओवर वैल्यू करके दिखाया, FDI कैंप से बचने की कोशिश की और फंड सिफन किया। यानी ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए जिनका क्लैरिफिकेशन खुद न्यूज क्लिक ने पहले ही मंत्रालय से ले रखा था, लेकिन फिर भी फंसा दिया गया। अब समझिए कैसा खेल है, ये कैसी चालाकी है, ये कैसी राजनीति है। पहले तो सरकार खुद हरी झंडी देती है, फिर वही सरकार उसी काम के लिए जेल भेज देती है। तो ये वही बात हुई कि किसी बगीचे के मालिक से आप पूछें कि भाई, क्या मैं आपके पेड़ से एक आम तोड़कर खा सकता हूं? मालिक कहे, अरे अरे बिल्कुल खाइए, 1 नहीं 2 नहीं 10 खाइए।
अपना ही आम समझिए, और जब आप आम तोड़ करके खाते हैं तो वही मालिक लाठी डंडे लेकर के आपके पीछे पड़ जाता है, कहता है कि आपने मेरा आम चुरा करके खा लिया है। तो दोस्तों, देशी भाषा में यही काम मोदी सरकार ने न्यूज क्लिक के साथ किया है, यानी फंसाना ही था, बस बहाना ढूंढ रहे थे। आगे की कहानी और भी रोमांचक है दोस्तों। इसके बाद ईडी मैदान में उतर आती है, और ईडी, जिसे लोग अब बीजेपी का आवाज दबाव विंग कहने लगे हैं, वही ईडी जो हर उस आदमी के पीछे पड़ जाती है जो सरकार से सवाल पूछता है। ईडी ने भी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तुरंत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाने लगी। फरवरी 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर, एडिटर पर, एम्प्लॉयज पर, डायरेक्टर्स पर, शेयर होल्डर्स पर, ठेकेदार पर, हर उस व्यक्ति पर जो किसी न किसी रूप में न्यूज क्लिक से जुड़ा था, उन सब के घरों पर छापे मारे गए, जांच शुरू हो गई। और सोचिए दोस्तों, लंबे समय तक न्यूज क्लिक को एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जा रही थी। यानी आपके खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आखिर आरोप क्या है। यह कैसा न्याय है, यह कैसा कानून है। जून 2021 में हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली, प्रोटेक्शन मिली, लेकिन फिर भी सरकारी एजेंसियों ने न्यूज क्लिक और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की, इतना प्रताड़ित किया गया, इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि एक अच्छे खासे संस्थान को बर्बाद कर दिया गया। अब आते हैं उस ऐतिहासिक फैसले पर जो जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिया। उन्होंने एक एक करके सरकार के सभी आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। पहला आरोप था कि 2018 में जो विदेशी निवेश न्यूज क्लिक में आया था वो गैर कानूनी था। जज ने कहा नहीं कि वो गैर कानूनी था, सब कुछ नियमों के अनुसार था। और सबसे बड़ी बात यह कि न्यूज क्लिक ने तो पहले से ही मंत्रालय से पूछ रखा था और मंत्रालय ने जो जवाब दिया था उसी के हिसाब से न्यूज क्लिक काम कर रहा था। दूसरा आरोप था कि न्यूज क्लिक ने अपने शेयरों को ओवर वैल्यू करके दिखाया। जज ने कहा नहीं, यह भी कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही था। तीसरा आरोप था कि 26% एफडीआई कैप से बचने के लिए जुगाड़ लगाया गया। जज ने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यह आरोप पूरी तरह से हवा हवाई है। चौथा आरोप था कि पैसे सिफन किए गए। जज ने कहा कि भाई, जब कंपनी में पैसे आते हैं तो कंपनी अपने लोगों में ही तो बांटेगी, ना किसी को सैलरी देगी, किसी से कोई सामान खरीदेगी, ऑफिस का किराया भरेगी, खर्चा संभालेगी। इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। पांचवा आरोप था कि चीटिंग का, धोखाधड़ी का। जज ने कहा कि भाई, धोखाधड़ी के लिए कोई ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो कहे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। यहां तो जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने तो कभी कोई शिकायत ही नहीं की कि उनके साथ धोखा हुआ है। शिकायत करने वाला तो कोई तीसरा ही बंदा है, इसीलिए धोखाधड़ी का मामला बनता ही नहीं। छठा आरोप था कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। जज ने इसे भी खारिज कर दिया। सातवां आरोप था कि इन लोगों ने साजिश रची और उनका मकसद गलत था। जज ने कहा कि यह आरोप भी अदालत में टिकते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, जज ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सरकार के पूरे रवैये पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि न्यूज क्लिक और उनके एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायत के खिलाफ जो किया गया वो पूरी तरह से कानून का घोर दुरुपयोग है। जी हां, कानून का घोर दुरुपयोग, यानी कि अदालत खुद कह रही है कि सरकार ने कानून का दुरुपयोग किया है एक मीडिया संस्थान को बर्बाद करने के लिए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, यूएपीए। जी हां, वही यूएपीए जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है, वही यूएपीए जो देश के दुश्मनों पर लगाया जाता है, वो यूएपीए लगाया गया एक पत्रकार पर, एक एडिटर पर, प्रवीर पुरकायत पर। करीब 5 से 6 महीने तक जेल में रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका मामला सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह मामला पूरी तरह से बकवास है और प्रवीर को बाहर निकाल दिया गया था। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी जिंदगी इस पूरे मामले में बर्बाद हो गई है। न्यूज क्लिक से करीब 100 लोग जुड़े हुए थे। ये अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन ईडी और एंटी टेरर सेल के छापे के बाद न्यूज क्लिक के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। जब बैंक खाते फ्रीज हो गए तो न्यूज क्लिक कुछ नहीं कर पाया, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाया। धीरे धीरे करके सबको नौकरी छोड़नी पड़ी। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है दोस्तों कि इनमें से कई लोग आज भी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ने इन्हें इतना बदनाम कर दिया है कि कोई इन्हें नौकरी पर रखने को तैयार नहीं हुआ। इन्हें देशद्रोही कहा गया, चीनी दलाल कहा गया, विदेशी फंडिंग लेने वाला कहा गया, जबकि अदालत ने अब साफ कर दिया है कि ये सारे आरोप झूठे थे। लेकिन तब तक इन लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी थी, इनके सपने टूट चुके थे, इनके बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी थी, इनके बूढ़े माँ बाप का इलाज रुक चुका था। यह है उस सिस्टम की हकीकत जो एक तरफ तो विदेशी निवेश के लिए लार टपकाता रहता है और दूसरी तरफ जो संस्थान अपने दम पर विदेशी
निवेश ले आते हैं उन्हें इस तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। अब दोस्तों इस पूरे मामले में एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। यही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सिर्फ न्यूज क्लिक के मामले में ही नहीं बल्कि एक और मामले में भी सरकार समर्थक मीडिया को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला है इंडिया टुडे की एंकर अंजना ओम कश्यप का। दरअसल हुआ क्या कि नीट पेपर लीक का मामला सामने आया। देश भर के छात्र सड़कों पर उतर आए। ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स ने इन पर अपनी आवाज उठानी शुरू की। लेकिन इसी बीच अंजना ओम कश्यप ने अपने प्राइम टाइम शो में ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचरों को धोखेबाज कह दिया, उन्हें व्यूज के पीछे भागने वाला बताया और कह दिया कि इन्हें कौड़ी का ज्ञान नहीं है। फिर क्या था, ऑनलाइन पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स अंजना ओम कश्यप पर टूट पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर अंजना के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। कुछ टीचर्स ने अंजना को बिकाऊ कहा, चाटुकार कहा, दलाल कहा। अब अंजना मैडम को बुरा लगा, उनको बुरा लग गया। वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई और टीवी टुडे नेटवर्क ने भी 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दिया। उन्होंने बिहार के अध्यापक फैसल खान और कुछ अन्य ऑनलाइन टीचर्स के खिलाफ मुकदमा किया। 8 जून को इस मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना कृष्णा बंसल ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया और कहा कि फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं होगी, यानी कोई वीडियो रिमूव का आदेश नहीं दिया गया। सभी पक्षों को सुनना जरूरी है। अब यहां समझिए दोस्तों कि इस वक्त देश की अदालतों में बैठे कई बेईमान जज दूसरे पक्ष को सुनना तो दूर की बात है, दूसरे पक्ष को बताए बिना ही आदेश दे देते हैं। किसी का वीडियो डिलीट करवा देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि कभी सेठों के कहने पर, कभी सत्ता में बैठे नेताओं के कहने पर ऐसे तमाम जज हैं जो न्याय के प्राथमिक सिद्धांत को भी भूल जाते हैं। लेकिन इस महिला जज ने न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने कहा कि भाई जब तक दूसरे पक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के मन में है दोस्तों। सवाल यह है कि अब इस महिला जज का क्या होगा, क्योंकि अमृत काल में हमने देखा है कि जो जज सत्ता को चुभने वाले फैसले देते हैं उनके साथ क्या होता है। राजस्थान में निचली अदालत के एक जज जब किसी सेठ की कंपनी पर जुर्माना लगाते हैं, जांच के आदेश देते हैं तो धड़ाधड़ उनका ट्रांसफर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में संभल के सीजेएम जब वहां की पुलिस के खिलाफ एफआईआर के आदेश देते हैं तो उनका भी ट्रांसफर हो जाता है। मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन जब बीजेपी नेताओं को संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनकी सीनियरिटी खराब कर दी जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी नेताओं को राहत देने वाले जज सुप्रीम कोर्ट तक प्रमोट हो जाते हैं। फेक इनकाउंटर मामले में अमित शाह को राहत देने वाले जज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिए जाते हैं और जो जज विपक्ष के नेताओं को राहत देते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। तो अब देखना यह है कि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के साथ क्या होता है। क्या उनका ट्रांसफर होगा, क्या उनकी सीनियरिटी खराब की जाएगी, क्या उन्हें कोई पोस्ट रिटायरमेंट पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये सब सवाल है जिनके जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस महिला जज ने जो हिम्मत दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो स्पष्टवादिता दिखाई है, वो आज के दौर में बहुत ही दुर्लभ है। आज जब चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, जब चारों तरफ डर का माहौल है, जब चारों तरफ चुप्पी पसरी हुई है, ऐसे में एक महिला जज ने अपनी आवाज बुलंद की है। अपने फैसले के जरिए उन्होंने पूरे सिस्टम को आईना दिखाया है। यह है असली न्यायपालिका की पहचान, यह है असली लोकतंत्र की निशानी। आखिर में एक बात और दोस्तों, न्यूज क्लिक के मामले को देख करके हमें यह भी सोचना चाहिए कि आखिर हमारा देश कहां जा रहा है। साल 2018 से लेकर के 2026 तक कितने सारे अधिकारी, कितने सारे कर्मचारी, कितनी पुलिस अदालतें, कितनी सारी व्यवस्था, वकील, जज, सब न्यूज क्लिक के मामले में लगाए गए न जाने कितने करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के पैसे से सरकारों के एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान को बर्बाद करने में खर्च कर दिया। और स्वतंत्र आवाजों को दबाने से जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। ये वो चैनल था जिसने किसान आंदोलन से निकल के शाहीन बाग तक हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर जबरदस्त रिपोर्टिंग की थी। करोड़ों लोग इसे देखते थे और शायद यही वजह थी कि ये सरकार की आंखों में चुभने लगा था। और अब इस पूरे मामले से एक बात साफ हो जाती है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। अगर आप जन सरोकार की पत्रकारिता करेंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। अगर आप संविधान के पक्ष में खड़े होंगे तो आप पर हमला किया जाएगा। लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है, क्योंकि अगर
आज हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी भी चुप रहेगी। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारे बच्चे भी इसी सिस्टम के शिकार बनेंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि न्यूज क्लिक के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था? क्या आपको लगता है कि सरकार को अब इन सब चीजों की जवाबदेही लेनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि जिन एजेंसियों ने इस संस्थान को बर्बाद किया उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो अगर इस जानकारी से आपकी आंखें खुली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, जो आपके भविष्य से जुड़ी है, जो हमारे लोकतंत्र से जुड़ी है। मिलते हैं अगली कहानी के बड़े अगले खुलासे के साथ। तब तक के लिए जागरूक बने रहिए, सतर्क बने रहिए और सच की तलाश में लगे रहिए। जय भारत दोस्तों।